नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टडी इंडिया और मैं हूं डॉक्टर संतोष पांडे, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी विभाग, फिरोज गांधी कॉलेज रायबरेली। मैं अपने विद्यार्थियों से इस समय बातचीत कर रहा हूं रीतिकाल के संबंध में। और ये क्लास जो रीतिकाल के संबंध में मैं बात कर रहा हूं, ये क्लास किन के लिए है? तो ये क्लास है हिंदी साहित्य BA सेकेंड सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए जो लखनऊ विश्वविद्यालय से खास करके संबद्ध हैं। ये क्लास उनके लिए है। वैसे तो इस क्लास को कोई पढ़ सकता है, रीतिकाल है हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत, लेकिन स्पेशली ये BA सेकेंड सेमेस्टर के फर्स्ट पेपर के लिए रिकॉर्ड की जा रही है। रीतिकाल के संबंध में मैंने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी वो थी आचार्य केशवदास के संबंध में। आचार्य केशवदास के संबंध में हम तमाम बातें जान चुके हैं। ये 2 पार्ट में बना चाहूँ आचार्य केशवदास के संबंध में। आज ये तीसरा और अंतिम पार्ट होगा जो आचार्य केशवदास या केशवदास पार्ट 3 के नाम से आप तक पहुंचेगा। तो चलिए हम बातचीत अपनी प्रारंभ करते हैं। जो शेष बातें रह गई होंगी वो इस वीडियो में हम आज कवर करेंगे। तो पढ़ने पढ़ाने का अंदाज वही रहेगा, आप लिखेंगे, मैं यहाँ से बोलूँगा, ना लिख सकें तो कोई बात नहीं, उससे भी आपका काम हो जाएगा। चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे। ऑब्जेक्टिव मोड में है पेपर होने हैं आपके, तो ऑब्जेक्टिव मोड में हम यहाँ से आपको बात करेंगे, आपसे चर्चा, सारी हमारी चर्चा होगी वो ऑब्जेक्टिव मोड में ही होगी। तो चलिए पहला पॉइंट लिखेंगे। केशवदास के अलंकार निरूपण पर, केशवदास के अलंकार निरूपण पर दंडी के काव्यादर्श, दंडी आचार्य दंडी बड़े संस्कृत के बड़े उद्भट आचार्य थे। केशवदास के अलंकार निरूपण पर आचार्य दंडी के काव्यादर्श कामा अमर के काव्य कल्प लता वृत्ति, अमर कवि हैं, रचना का नाम है काव्य कल्प लता वृत्ति, तथा केशव मिश्र के अलंकार शेखर का प्रभाव है। यानी यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि केशवदास जी ने जो काव्यांगों के लक्षण दिए उन पर अलग अलग किन का प्रभाव रहा है। तो अलंकारों पर प्रभाव रहा है दंडी के काव्यादर्श नामक कृति का, अमर के काव्य कल्पलता वृत्ति का, और केशव मिश्र के अलंकार शेखर का प्रभाव रहा है केशवदास के अलंकार निरूपण पर। यह था हमारा आज का पहला पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी माना है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने केशव को अलंकारवादी माना है। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि, डैश करके नोट कमा में लिखेंगे। ये सेंटेंस पूरा, ये 3-4 पंक्तियों का सेंटेंस होगा। इसमें से कोई भी आधी एक पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। केशव केवल उक्ति वैचित्र्य, उक्ति वैचित्र्य का मतलब होता है अपनी बात को अत्यंत विचित्र अंदाज में कहना, वक्रोक्ति के अंदाज में कहना अपनी बात को, इसको बोलते हैं उक्ति वैचित्र्य। तो क्या कहते हैं शुक्ल जी? केशव केवल उक्ति वैचित्र्य और शब्द क्रीड़ा के प्रेमी थे। जीवन के नाना गंभीर और मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। जीवन के नाना गंभीर मार्मिक पक्षों पर उनकी दृष्टि नहीं थी। वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। वे मुक्तक रचना के ही उपयुक्त थे, प्रबंध रचना के नहीं। फुल स्टॉप उनका काम क्लोज कर देंगे। एक लाइन छोड़ करके अगला पॉइंट लिखेंगे। फिर से आचार्य शुक्ल का एक कथन है, उस पर लिखेंगे हम लोग। आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि, आचार्य शुक्ल लिखते हैं कि, डैश करके नोट कॉमा लगा करके लिखेंगे, केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ये पंक्ति बहुत बार पूछी जाती है कि केशव को कब हृदय नहीं मिला था, यह किसने कहा था? केशव को कब हृदय नहीं मिला था?
उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी, उनमें वह सहृदयता और भावुकता ना थी जो एक कवि में होनी चाहिए, जो एक कवि में होनी चाहिए। इनका काव्य कठिन काव्य का प्रेत है, इनका काव्य कठिन काव्य का प्रेत है। तो कठिन काव्य का प्रेत है, ये किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है केशवदास जी को। तो फुल स्टॉप करके नोट का क्लोज कर देंगे और एक लाइन छोड़ करके लिखेंगे, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार कवि प्रिया का उद्देश्य, कवि प्रिया यानी केशवदास की रचना कवि प्रिया, कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सुनिपुण विवेचन नहीं था, कवि प्रिया का उद्देश्य काव्य शास्त्र का सुनिपुण विवेचन नहीं था। वह साधारण से साधारण व्यक्तियों को, वह साधारण से साधारण व्यक्तियों को काव्य का मर्म उपलब्ध कराने का प्रयास है, काव्य का मर्म उपलब्ध कराने का प्रयास है। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे और अगला बिंदु लिखेंगे, केशवदास के आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाली रचनाएं 3 हैं। केशव के आचार्यत्व को प्रमाणित करने वाली 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी हैं? नाम लिखिए, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला। कवि प्रिया, रसिक प्रिया, छंदमाला। नेक्स्ट, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त। ये 3 विद्वान हैं, डॉक्टर नगेंद्र, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, गणपति चंद्र गुप्त ने केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है, ने केशव को रीति काव्य का प्रवर्तक माना है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केशवदास ने उपमा अलंकार के 22 भेद किए हैं। केशवदास ने उपमा अलंकार के 22 भेद किए हैं। नेक्स्ट, केशवदास की मुक्तक रचनाएं निम्नलिखित हैं। केशवदास की मुक्तक रचनाएं निम्नलिखित हैं। लिखिए, पहली रतन बामनी, रतन बामनी, दूसरी विज्ञान गीता और तीसरी जहांगीर जस चंद्रिका, जहांगीर जस चंद्रिका। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि, आचार्य शुक्ल ने लिखा है कि संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का, संस्कृत साहित्य शास्त्र में निरूपित काव्यांगों का पूरा परिचय सर्वप्रथम कराने वाले केशव ही थे। पूरा परिचय सर्वप्रथम कराने वाले केशव ही थे। नेक्स्ट पॉइंट, आचार्य शुक्ल ने केशव के 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। आचार्य शुक्ल ने केशव के 7 ग्रंथों का उल्लेख किया है। कौन कौन सी देख लीजिए एक बार, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका, वीर सिंह देवचरित, विज्ञान गीता, रतन बावनी, जहांगीर जस चंद्रिका। ये 7 ग्रंथ ऐसे हैं जिनको आचार्य शुक्ल मानते हैं कि इनको केशव ने लिखा है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत, केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत शुक्ल जी के अतिरिक्त, शुक्ल जी के अतिरिक्त
आचार्य देव ने भी कहा है। आचार्य देव, देव जो है रीतिकाल के बड़े कवि हैं, तो इन्होंने भी कहा है शुक्ल जी को, केशवदास की कविताओं को, कि केशव एक कठिन काव्य के प्रेत हैं। नेक्स्ट लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव के 50-60 वर्ष पीछे हिंदी में लक्षण ग्रंथों की जो परंपरा चली, वह केशव के मार्ग पर नहीं चली। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं कि केशव की रचना को सबसे अधिक विकृत और अरुचिकर करने वाली वस्तु है आलंकारिक चमत्कार की प्रवृत्ति। यानी हर जगह जो अलंकारों को घुसेड़ने का प्रयास जो केशव ने किया है जबरदस्ती, उसे अरुचिकर मानते हैं कि उससे केशव की जो रचनाएं हैं वो विकृत हो गईं, उनमें टेस्ट खराब हो गया, अरुचिकर हो गईं। डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर बच्चन सिंह लिखते हैं, बड़े विद्वान हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के। डैश करके लिखेंगे, क्या लिखते हैं, ये संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। केशवदास को क्या कहा डॉक्टर बच्चन सिंह ने, ये संस्कृत के क्लासिक पंडित थे। नेक्स्ट पॉइंट, डॉक्टर विजयपाल सिंह ने लिखा है कि केशवदास कोर्ट के कवि हैं। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल ने लिखा है केशव, लिखा है डैश करके लिखिए नोट के अंदर, केशव रसिक जीव थे। वृद्धावस्था में किसी कुएं पर स्त्रियों ने जब बाबा कहकर इन्हें संबोधित किया तो केशव के मुंह से एक दोहा निकल पड़ा था। ये दोहा बड़ा इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है अक्सर ये। वृद्धावस्था में कुएं पर स्त्रियों ने जब इन्हें बाबा कहकर के संबोधित किया तो इनके मुंह से अचानक एक दोहा निकल पड़ा था। वो दोहा जरा लिख लेते हैं हम, डैश करके नोट का अंदर लिखेंगे। पहली लाइन दोहे की पहली पंक्ति लिखेंगे, केशव केसनि अस करी जस अरिहूं न कराही। केशव केसनि अस करी जस अरिहूं न कराही। अभी लिखते हैं, फिर इसको बताते हैं इसका मतलब क्या होगा। केशव केसनि अस करी जस अरिहूं न कराही। सेकंड लाइन, चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाही। चंद्र बदनी मृग लोचनी बाबा कही कही जाही। फुल स्टॉप नोट का क्लोज कर देंगे। ये केशवदास का एक दोहा है। ये कब कहा, जब ये बूढ़े हो गए थे और एक कुएं पर ये स्त्रियों का एक जमावड़ा लगा था। इनको देख करके स्त्रियों ने इन्हें बाबा नाम से संबोधित किया, तो बाबा नाम सुन करके केशवदास जी के मुंह से श्लोक निकल पड़ा था। क्या अर्थ होता है, कहते हैं कि केशव केसनि अस्करी। केशव मतलब केशवदास जी कह रहे हैं, केसन मतलब होता है बाल, अस्करी मतलब ऐसा कर दिया है, जस अरिहूं न कराई, जैसा दुश्मन भी नहीं करते हैं। केशवदास जी कर रहे हैं कि बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, तो इन सफ़ेद बालों ने तो मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया है कि जैसा दुश्मन भी ना करे। क्यों? क्योंकि चंद्र बदन मृग लोचनी बाबा कही कही जाए।
चंद्रमा के समान सुंदर मुख वाली और मृग के समान आँखों वाली तमाम स्त्रियां हमें बाबा कह कह करके पुकारती हैं। इसका अर्थ ये हुआ। नेक्स्ट लिखेंगे, अज्ञेय ने लिखा है कि सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञेय। अज्ञेय ने लिखा है कि केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव की तुलना बेन जॉनसन से की जा सकती है। केशव व्यंग के सफल कवि थे। केशव व्यंग के सफल कवि थे। अब केशवदास के कुछ एकाध काव्य पंक्तियों के बारे में बात कर लेते हैं जो अब प्रायः परीक्षा में पूछी जाती हैं। एक तो मैंने लिखाया था लेकिन वो आधी लिखाई थी, ये लिख लीजिए जरा पूरी इसको। यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त। यद्यपि सुजात सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। ये पूरा दोहा है, मैंने इसका आधा लिखवाया था, भूषण बिन न बिराजई कविता बनिता मित्र। पूरा कैसे है कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। नेक्स्ट लिखेंगे एक संवाद योजना का उदाहरण लिख लेंगे। संवाद योजना केशवदास जी की बड़ी प्रसिद्ध है, तो एक उदाहरण लिखेंगे केवल। मातु मातु कहाँ नृपतात। मातु कहाँ नृपतात। उसके नीचे लिखेंगे गए सुरलोकहीं। मतलब पूछते हैं माता पिताजी कहाँ गए, दशरथ के बारे में कहा जा रहा है। मातु कहाँ नृपतात, तो बताया जाता है गए सुरलोकहीं, कि वो तो चले गए, सुरलोक चले गए, उनका देहावसान हो गया, स्वर्गवास हो गया। थर्ड लाइन क्यों। फोर्थ लाइन सुत शोक लिए। जब पूछा जाता है क्यों तो जवाब मिलता है सुत शोक लिए, अपने पुत्र के शोक के कारण महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया। तो ये संवाद योजना है आचार्य केशवदास की। मातु कहाँ नृपतात गए सुरलोकहीं क्यों सुत शोक लिए। नेक्स्ट लिखेंगे केशवदास की रचना है। भाषा बोली न जानहीं जहीं के कुल के दास। भाषा बोली न जानहीं जहीं के कुल के दास। सेकंड लाइन भाषा कवि मति मंद भे तेहि कुल केशवदास। भाषा कवि मति मंद भय तेहि कुल केशवदास। भाषा बोली न जानहीं जहीं के कुल के दास। भाषा कवि मति मंद भे तेहि कुल केशवदास। और एक उदाहरण और लिखेंगे। आपने बहुत बचपन से पढ़ा होगा कक्षा 5-6 से अलंकारों को, और उसमें खास करके एक अलंकार है श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार की परिभाषा क्या है कि किसी भी काव्य में या किसी भी काव्य पंक्ति में या किसी भी काव्य खंड में, कविता में कोई एक ऐसा शब्द आए जो सिर्फ एक बार आए लेकिन उसके अर्थ एक से अधिक हों। प्रयुक्त एक ही बार हुआ हो वो, लेकिन उस कविता में उसके एक से अधिक अर्थ हों, 2 हों, 3 हों, 4 हों, 5 हों। तो ऐसा जहाँ पर होता है वहाँ क्या होता है, वहाँ होता है श्लेष अलंकार। शब्द अलंकार का प्रकार है अनुप्रास, यमक और श्लेष। और सारे प्रकार होते हैं लेकिन फिलहाल हम लोग 3 प्राय पढ़ते हैं। तो श्लेष अलंकार का एक बड़ा तगड़ा उदाहरण हम लोग बहुत दिन से पढ़ते चले आ रहे हैं, वो लिखेंगे आप। लिखिए, ये केशवदास का लिखा हुआ है। चरण धरत चिंता करत। चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर।
चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। इसमें सुबरन एक ऐसा शब्द है जिसका 3 प्रकार से अर्थ है। कवि के संबंध में अलग अर्थ है, व्यभिचारी के संबंध में अलग अर्थ है और चोर के संबंध में अलग अर्थ है। और श्लेष अलंकार की ही परिभाषा है कि कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग हो जिसका विभिन्न संदर्भों में भिन्न भिन्न प्रकार से अर्थ हो और एक से अधिक अर्थ हो। तो चरण धरत चिंता करत नींद न भावत सोर। सुबरन को खोजत फिरत कभी व्यभिचारी चोर। तो इस प्रकार से केशवदास के संबंध में लगभग जितनी भी मोटी मोटी बातें थीं वो सब मैंने आपसे कर ली हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अब क्लास अच्छी लगे या ना लगे, आपको याद तो करना ही है इसे। आप याद कीजिए और यही सोचिए कि ये क्लास अच्छी ही है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन और नॉलेज थोड़ा कड़वा होता है, अच्छा नहीं होता है। पढ़ने में मन लगता नहीं, पढ़ने में मन लगाना पड़ता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप पढ़ने में मन अपना लगा रहे होंगे और इसे अच्छी तरह से याद करेंगे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप जो मैंने बनाया है स्टडी इंडिया का, उसका लिंक दे रहा हूँ। अगर आप हिंदी से जुड़े रहना चाहते हैं लंबे समय तक और हिंदी में अपना कैरियर बनाए रखने के आप इच्छुक हैं और बनाना चाहते हैं, रोजगार तलाश रहे हैं आप हिंदी विषय के माध्यम से, तभी इस ग्रुप को आप ज्वाइन करें, अन्यथा नहीं। वो लिंक इस डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मैं आपको दे दूँगा। तो चलिए, रीतिकाल के ये कवि थे आचार्य केशवदास, इन पर मैंने अपनी बातें समाप्त कर ली हैं। 3 पार्ट में ये वीडियो बनी हमारी पूरी आचार्य केशवदास संबंध में। अब बिहारी, घनानंद और भूषण ये 3 कवि हैं हमारे पाठ्यक्रम में। अब इन तीनों पर हम डिटेल से बात करेंगे। हमारी मुलाकात आपसे बहुत जल्द होगी उस वीडियो में। तब तक आप पढ़ें लिखें। नमस्कार।